वेलकम टू बुद्धा विजन क्लासेस। आज हम सभी जो है वो प्राकृतिक संसाधन के अंतिम कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें मृदा आपने जाना है कि मृदा के प्रकार कितने होते हैं। मृदा का वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि भूमि के प्रकार, मृदा के प्रकार कितने हैं भारत में, भूमि का उपयोग क्या है, भूमि का महत्व क्या है, क्यों हमारे भूमि जो है वो महत्वपूर्ण संसाधन में आता है। तो आज उसके कुछ महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स में टॉपिक बच गए थे, कुछ छोटे टॉपिक बच गए हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन छोटे नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं भी। इसमें पहला है आपका कि भूक्षरण, यानी कि भूमि का क्षारण कैसे होता है, कि जो भूमि है वो बर्बाद कैसे होती है, उसकी बर्बाद वो प्रक्रिया कैसी है। तो इसका डेफिनेशन होता है कि अनेक प्रकार की भौतिक और रासायनिक एवं जैविक क्रियाकलापों जिसके माध्यम से मृदा का हस्तांतरण मतलब होता है कि ट्रांसफर, तो वे सभी प्रक्रियाएं चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो, जैविक हो, जिसके माध्यम से मिट्टी जो है वो अपना स्थान या मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वे भूक्षरण कहलाती है या भूक्षारण कहलाती है। तो ये तो भूक्षारण की प्रक्रिया हुई। इसमें कई मानवीय क्रियाएं भी भाग लेते हैं कि मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी जो है वो भूक्षारण होता है। जैसे लिखा है कि जल, यानी कि जो लगातार बहने वाली जल है, जो गतिशील जल है, उसके द्वारा भी भूमि का क्षारण होता है, क्योंकि मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, स्थान परिवर्तन करती है। पवन है, यानी कि हवाओं के माध्यम से भी होता है। हिमानी, यानी कि बर्फीली तूफानें, इनसे होता है। भूस्खलन होता है। उसके बाद समुद्री लहरें होती हैं। फिर भूमि तापन और पर्यावरण संकट। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो कई मानवीय क्रियाओं, जैसे अगर हम मान लीजिए कोई खनिज या खाना उत्पादन करते हैं या खनिज आधारित जो उद्योग हैं, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, चूना पत्थर उद्योग हो गया, तो उसके कई कण जो है वो हवाओं में उड़ते उड़ते मिट्टियों में आते हैं और वो कहीं न कहीं मिट्टी की गुणवत्ता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वे भूक्षारण की ही प्रक्रिया होती है। जैसे इसमें लिखा भी है कि नोट नंबर पहला है कि भारत में लगभग पिछले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में जो है वो 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो कहीं ना कहीं निम्नीकरण हुई है या वो बंजर या उस स्थिति में वो पहुंच गई है। तो इसके कई प्रकार हैं और ये जो 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि निम्नीकरण हुई है उसमें से लगभग 28% वे इलाके हैं जो पिछले कुछ वर्षों में वन क्षेत्र थे, यानी कि वन क्षेत्र से वो खत्म होकर के निम्नीकरण भूमि बन गई है। और 56% इलाके जो थे वो जल वाले क्षेत्र थे। जैसे अगर आप पटना को उदाहरण ले तो पटना में गंगा नदी को देखो, लगभग आज से 50-60 साल पहले गंगा नदी जो है वो गांधी मैदान से 500 या 1 किलोमीटर दूर थी। आज जो गंगा नदी है वो गांधी मैदान से लगभग 3 किलोमीटर दूर उनकी मुख्य धारा बहती है। तो ये कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से मानवीय क्रियाएं, जो वो जल क्षेत्र था वो निम्नीकरण भूमि के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो इसके उदाहरण बहुत सारे आपको मिलेंगे। वो जो अवैध बालू खनन होते हैं या जो खनन किया जाता है अवैध रूप से, माइनिंग किया जाता है पहाड़ों को काट करके क्रशर मशीनों द्वारा, तो वे भी भूमि क्षारण का प्रक्रिया हो बनाते हैं, उसमें गतिविधियां वो शामिल होती है। इसमें है कि निम्नीकरण के कारण है तो खनन, मैंने बताया कि खनिज का लगातार उपयोग करना। जैसे आप अरावली की पहाड़ी को देखो, वो अपने अस्तित्व को वर्तमान में खोते जा रही है। फिर कीटनाशकों का प्रयोग करना, यानी कि हम जो है वो जमीन पे बहुत ज्यादा कीटनाशक का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। आगे उसका है कि मिट्टी की कटाव भी है। जैसे कई किसान जो है खुद भी मिट्टी कटाते हैं, बाकी तो प्राकृतिक कारणें होती हैं कि बाढ़ हो गया, फिर भूकंप में दरक गई, बाकी चीजें भी होती हैं, तो उसकी वजह से मिट्टी की कटाव होता है। अनेक क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं भी है, रासायनिक क्रियाएं भी, जैविक क्रियाएं भी हैं। उसके बाद वनोन्मूलन, यानी कि वनों की लगातार उन्मूलन किया जा रहा है, कटाई की जा रही है। क्यों? क्योंकि खेती की जमीनें चाहिए या फिर घर बनाने के लिए जमीनें चाहिए। जो भी हो, आप उसका कमर्शियल इस्तेमाल करो या एग्रीकल्चर इस्तेमाल करो, लेकिन वनों की कटाई लगातार हो रहा है। अति पशुचारण, यानी कि पशुओं को अत्याधिक चारण की छूट देना या वो अत्याधिक खेतों में पशुचारण करवाना भी कहीं ना कहीं निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। और मानवीय अनुक्रियाएं भी हैं कि कई अन्य प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप भी शामिल है। इसमें मानव जो है वो अनेक प्रकार के, जैसे वो गंदगी फैलाते हैं, हम पर्यावरण को दूषित करते हैं, तो कई चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मृदा को क्षारण करने की प्रक्रिया में शामिल है। तो हम मृदा क्षारण को तो समझ चुके हैं। अब अगला इसमें है कि मृदा का संरक्षण, यानी कि भू संरक्षण क्या होता है, उस प्रक्रिया को कैसे जानते हैं, तो आप वो भी जानो। जैसे इसमें है कि तीसरा ये भी था कि जल क्रांतता, यानी कि वाटर लॉगिंग।
तो यह वह स्थिति होती है कि जब हम खेतों में या फिर भूमि पर अत्यधिक सिंचन या सिंचाई कर देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में सिंचाई या जलों का वो बहाव कर देते हैं खेतों में, तो उससे क्या होता है कि वो जो मिट्टी है वो अपनी लवणीय और क्षारीय गुण उसमें ज्यादा आ जाता है। क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो पोषक तत्व होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं जो उनको क्या है कि खेती में सहायक होता है, पौधे उगाने में सहायता करते हैं, उनकी उर्वरक शक्ति होती है। लेकिन जब आप अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करिएगा या फिर पानी का बहाव करिएगा खेतों में, तो वो ऊपरी वाली जो मिट्टी की लेयर होती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। तो ये स्थिति जो है वो जल क्रांतता कहलाती है, यानी कि जल का आक्रमण या आक्रांता। तो वे चीजें स्थिति जब है हम अत्यधिक जब सिंचाई कर लेते हैं, यानी किसी भी खेत में जब बहुत मात्रा में सिंचाई कर देंगे या अत्यधिक सिंचन कर देंगे तो वो जल आक्रांतता की स्थिति उत्पन्न कर देती है। उसके बाद है कि भू संरक्षण, यानी कि हम जो मिट्टी है उसकी बचाव कैसे कर सकते हैं, वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से भू संरक्षण किया जा सकता है। तो है कि वह प्रक्रिया, कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मृदा की उर्वरक क्षमता, यानी कि जो मिट्टी की उर्वरक गुण होते हैं, क्षमता होते हैं, जिसके माध्यम से मिट्टी जो है वो पौधों को या फिर पेड़ों को जो है उगाने में सहायक होती है, खेती में सहायक होता है, उसकी मदद लेता है, करता है। तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मृदा की उर्वरक क्षमता एवं उसके गुणवत्ता को, यानी कि उसके गुणवत्ता, उसके क्वालिटी को बनाए रखा जाता है या उसको नुकसान कम किया जाता है, वह भू संरक्षण कहलाती है। क्योंकि भू संरक्षण का अर्थ होता है मिट्टी की बचाव या फिर भूमि का सही इस्तेमाल या फिर कह सकते हैं कि भूमि की रक्षा करना। क्योंकि मिट्टी जो है वो एक बहुत ही सीमित संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है, और सारी मिट्टी हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपने जब मिट्टी के प्रकार पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी जो है ये दो मुख्य रूप से उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। बाकी मिट्टी को आप उपजाऊ क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि उसमें जो उर्वरक क्षमता होती है, उर्वरक जो गुण वाले पौष्टिक तत्व होते हैं या कई प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी कमी होती है। तो इसलिए उस मिट्टी में आप खेती या फिर बाकी चीजें जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो वैसे है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके या वो उसकी गुणवत्ता को कंट्रोल किया जा सके, बचाव किया जा सके, वह भूमि संरक्षण या भू संरक्षण कहलाती है। जैसे आप वन लगाइए, वृक्षारोपण करिए, ये भी भूमि को जो है वो संरक्षण करने का काम करती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखती है। इसके अलावा है कि जो फसल चक्रण, आप ये भी जानते होंगे कि अगर एक ही जमीन पे एक ही प्रकार की फसलें कई सालों तक लगातार बोई जाए तो वह मिट्टी क्या है, अपनी उर्वरक क्षमता को खो देती है या फिर गुणवत्ता को जो है वो खो देती है और बंजर भूमि के रूप में धीरे परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए इसमें अलग है कि फसल चक्रण की विधि जाती है कि आप एक ही जमीन पे अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की खेती करें। जो मिश्रित खेती करें आप तो मिला जुला खेती कर सकते हैं। जैसे हमारे कई किसान भी हैं बिहार में जो मक्के की खेती के साथ साथ नीचे आलू बो देते हैं। तो वे है कि आप एक साथ फसल चक्रण की प्रक्रिया को अपनाइए, या एक ही प्रकार की फसलें लगातार आप नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो आपकी मृदा का अपरदन होगा, उसका क्षारण होगा। तो उससे बचाव का एक ही प्रक्रिया संभव है कि आप या तो फसल चक्रण करिए, मिश्रित कृषि करिए, वनों को अधिक से अधिक लगाइए या वृक्षारोपण करिए। इसके अलावा जैविक विधियां, यानी कि हम कीटनाशकों का, उर्वरकों का और खादों का जितना कम हो सके उतना हम उसको इस्तेमाल कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आप जो है जैविक विधि से या जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है, आप एक बात याद रखिएगा कि जैविक खेती में जो है वो सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य जो पूरी तरह से जैविक राज्य के रूप में परिवर्तित हो चुका है। यानी कि वहाँ पे जैविक खेती ही होती है। वहाँ पे जो है वो कीटनाशक, उसके उर्वरक या फिर खादों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके अलावा जो है कि अत्याधुनिक जल विधियों को अपना करके, क्योंकि अगर हम जल संरक्षण के या फिर वैज्ञानिक जल विधियों को अपनाएं, जैसे ड्रिप सिंचाई या इरिगेशन जो होती है, ड्रिप इरिगेशन को हम अगर अपनाएं तो हम मृदा और जल दोनों का बचाव कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन कर सकते हैं जिससे भूमिगत जल की जो है वो उसकी लेवल बढ़ेगी, उसका स्तर बढ़ेगा, और वो कहीं ना कहीं जो है वो मिट्टी को बचाने का ही कार्य होता है कि आप वर्षा जल संचयन करिए, जल का संरक्षण करिए, आधुनिक जल के कई विधियां अपनाइए, जैसे ड्रिप इरिगेशन होती है, ड्रिप सिंचाई होती है। तो उसके तहत बहुत सारे ऐसे आधुनिक चीजें आ गई है जो पानी के अत्यधिक बहाव को या अत्यधिक बर्बादी को भी रोकता है।
तो अगर हम आधुनिक जल विधियों को अपना लें तो दो चीजें हो सकती है, तो उससे मृदा संरक्षण भी हो जाएगा और जल संरक्षण भी हो जाएगा, यानी एक साथ आप दो कार्य कर सकते हैं। तो कहा होता है ना कि एक पंथ दो कार्य, तो वो कर सकते हैं आप। फिर इसमें कुछ आता है कि पवन अपर्दन, यानी कि वे क्षेत्र जहाँ पे पवन की वजह से मिट्टियों का जो है ना वो कटाव या फिर उनको नुकसान पहुंचता है, तो उन क्षेत्रों में हम मृदा संरक्षण के लिए कौन सी विधि अपना सकते हैं। तो जहाँ पे अगर पवन अपर्दन की घटनाएं होती है तो आप वहाँ पे पट्टिका कृषि कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं। ये क्या होती है पट्टिका कृषि, कि यहाँ पे खेतों के बीच में जो फसल लगाई जाती है तो कुछ जो क्षेत्र है ना वो छोड़ दिया जाता है, यानी कि आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि अगर एक खेत में लगा गई है फसल, तो यहाँ पे फसल लगाए, बीच में जो है वो घास के लिए छोड़ दिया गया, फिर फसल लगा दी गई और उसके बाद ऐसे, तो वो पट्टिकाएं यानी कि पट्टी के जैसी जो है ना वो खेती बना दी जाती है, लगा दी जाती है, और बीच में घासों को लगा दिया जाता है कि घासों को उगा दिया जाता है। उससे यह होता है कि जो हवाओं के द्वारा मिट्टी का अपर्दन होता है वो कहीं ना कहीं घासों में फंस करके वहीं पे रह जाते हैं और कम होता है, यानी कि बचाव होता है। मृदा पवन अपर्दन होगा, उसका मिट्टी का कटाव होगा, लेकिन कम होगा। तो पवन अपर्दन वाले इलाके में आप पट्टिका कृषि को अपना सकते हैं। उसके बाद आता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, कि हमारे भारत में लगभग 30% इलाके पे क्या है, पहाड़ है, तो उन इलाकों में भी खेती की जाती है। तो वहाँ पे भी मिट्टी कटाव या भूस्खलन या फिर हिमस्खलन के द्वारा वहाँ पे तो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है वो क्षरण होता है मृदा का। तो उन इलाकों में आप जो है वो समोच्च कृषि को अपना सकते हैं। समोच्च कृषि यानी कि सीढ़ी नुमा कृषि, कि आप सीढ़ी जैसी जो है वो खेती के आकारों को अपना सकते हैं या उनकी जमीनों को खेती जो सीढ़ी के जैसा बना सकते हैं, ताकि मिट्टी की कटाव वो ना हो। अब उसमें आप सिंचाई करिएगा, वो ढालू जमीन के जैसा पानी क्या है टघर के नीचे चला आएगा, तो मिट्टी जो है वो बची रहेगी। तो आप सीढ़ी नुमा या समोच्च विधि को अपना करके जो है वो मृदा अपर्दन को पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसके अलावा और कई सारे क्रियाकलापें हैं, जैसे हमारे अगर भारत में ही आप ले लो या मानवीय क्रियाकलाप को ले लो, कि हम अपने स्तर पर भी मृदा संरक्षण में क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो आप जल संचयन करिए, जल का सही इस्तेमाल करिए, जो मिट्टी की प्रदूषण यानी कई प्रकार के जो ये प्लास्टिक्स या जो गैस है या फिर जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वे भी कहीं ना कहीं मृदा के क्षरण करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो हम अपने जीवन के स्तर को भी सुधार सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीजें माननी होगी कि हमारे जो जीवन की लगभग 95% जरूरतें हैं, यानी कि मानव जो है वो ये अकाटक सत्य है, यानी कि ये लगभग जो है वो अकाटक, यानी कि इसको आप काट नहीं सकते हैं, जीवन में हटा नहीं सकते हैं। तो ये अकाटक सत्य है कि मनुष्य जो है ना वो 95% जरूरतें, 95% जरूरतों के लिए किसी न किसी स्तर पे मिट्टी पे निर्भर है। यानी कि मनुष्य के जीवन में जो मृदा है या जो मिट्टी है वो आप कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मौजूद है। तो अगर हमें मिट्टियों को बचाना है तो हम कई चीज़ों को कर सकते हैं, अपने स्तर से भी अपना सकते हैं। और यह एक ऐसी संसाधन है, भले आप मान सकते हो कि मिट्टी जो है वो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है या मिट्टी कभी जीवन में खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा, आप सही से उसका प्रयोग नहीं करिएगा, तो हमारे जीवन में ये कई चीज़ों को मुसीबतें ला सकता है। आजकल कई जो है पर्यावरण संकटें या फिर पर्यावरण जो समस्याएं आ रही है उसकी वजह से भी मिट्टी में कई प्रकार के क्षरण देखने को मिल रही है। तो अगर हम चाहें तो अपने स्तर से भी मृदा संरक्षण के कार्य कर सकते हैं। तो ये तो टॉपिक था कि आपका जो प्राकृतिक संसाधन थे उसकी पूरी तरीके से व्याख्या थी। ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। आपको इससे जो भी संबंधित जो समस्याएं होंगी आप नीचे कमेंट्स करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसके सारे सवालों के जवाब आपको दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।